हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रोहित और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का द बुद्धा क्लासेस में। और कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे बुद्धा प्लेटफॉर्म पे द बुद्धा क्लासेस में। ठीक है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं और पिछली कुछ समय से मेरी क्लास नहीं आ पाई है। आज ज्योग्राफी की क्लास है और ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत हम महान हिमालय को हम पढ़ेंगे। हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत जो हमारा आज का टॉपिक है, भारत का भूगोल यानी जो इंडियन ज्योग्राफी ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हिमालय हमारा आज का टॉपिक है, इस विषय को हमें पढ़ना है। और हिमालय के अंतर्गत इसके अंतर्गत जो आता है वो महान हिमालय की श्रृंखला को आज हम पढ़ेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने हिमालय पर्वतमाला के बारे में विस्तार से मैंने बताया है कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसको किस नाम से जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति के कौन कौन से चरण हैं, और किस किस भूगोल वेत्ता ने अपने अपने मत दिए हैं, और किस काल में इसकी उत्पत्ति हुई थी और 33 हिमालय किस काल में निकल करके सामने आया था। और मैंने वहाँ पे ये भी बताया था कि आज जहाँ पर हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ पर आज से लगभग कम से कम 20 करोड़ वर्ष पहले यहाँ टैंथिस सागर हुआ करता था। इस टैंथिस सागर के स्थान पर हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति हुई। ऐसा मानते हैं कि कुछ नदियां थीं जो अपना जल लेकर के आती थीं, जिनमें से सिंधु थी, चंबल थी। ये नदियां अपना जल ले जाकर के कहाँ गिराती थी? ये नदियां गिराती थी अपना जल ले जाकर के ये टैंथिस सागर में गिराती थी। बल्कि ये जल ही नहीं गिराती थी, बल्कि इसके साथ साथ ये जो लेकर आती थी, गाद लेकर आती थी और गाद गिराती थी, और धीरे धीरे उस गाद का जमाव होता गया और 33 जो जहाँ पर आज हिमालय पर्वतमाला है, वो हिमालय पर्वतमाला निकल करके सामने आई। सबसे पहले 33 हिमालय निकल कर आया, जिसे हम ट्रांस हिमालय, पार हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार सबसे पहले हुआ। और उसके साथ साथ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा आपको, महान हिमालय को लेकर के मैं लिख देता हूँ। हिमालय पर्वतमाला के अंतर्गत जो तो अभी तक हमने पढ़ा है, तो मैंने बताया था कि इसकी उत्पत्ति को लेकर के अनेक इतिहासकारों ने अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने मत दिए। पहला आया था कि भूसन्नति सिद्धांत की भूसन्नति, ठीक है, भूसन्नति सिद्धांत आया था। कुबर का भूसन्नति सिद्धांत आया। कुबर एक वैज्ञानिक थे। 1924 में यानी 1923-24 में इन्होंने एक अपना सिद्धांत दिया था, सिद्धांत पेश किया था। उस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने बताया कि आज जहाँ हिमालय पर्वतमाला है, यहाँ पर कभी 33 सागर होता था। और इस 33 सागर की बात करें तो ये जो है 33 सागर हुआ करता था यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ नदियाँ थीं, जैसे सतलज है, चंबल है, ये सभी नदियाँ यहाँ ले जाकर के अपना जल गिराती थीं और जल के साथ साथ एक गाद लेकर आती थी और उसका जमाव होता चला गया। और इस प्रकार उभर करके जो सामने आया, जिसे हम ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के नाम से जानते हैं, उसके विषय में हमने पूरे विस्तार से चर्चा करी है। आज का हमारा विषय है महान हिमालय। महान हिमालय थोड़ा सा मैं आपको धीमे धीमे बोलूँगा, क्योंकि ऑफलाइन भी मैं क्लास करा कर आया हूँ, तो अभी थोड़ा सा आप देख सकते हैं एनर्जी डाउन सी यही लग भी रहा होगा आपको बहुत ज़्यादा। और क्लास वहाँ पे काफ़ी चली है, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। अगर आप खुद जाके आसपास क्षेत्र से हैं तो बुद्धा अकेडमी में आइए, आपको बुद्धा अकेडमी में आपको ज्वाइन करना चाहिए। बुद्धा अकेडमी में आप ऑनलाइन करके आप एक बार ऑफलाइन भी आइए हमारे, देखिए बुद्धा अकेडमी में आइए आप यहाँ पर के, और आप यहाँ करके पढ़ सकते हैं। पूरी फैकल्टी हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, चलिए, तो महान हिमालय की हम बात कर रहे हैं। महान हिमालय को लेकर के हमने बात करेंगे अब। महान हिमालय सबसे पहले हम बात करेंगे इसके नाम को लेकर, क्योंकि महान हिमालय को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम नाम को लेकर के चर्चा करेंगे कि महान हिमालय को किन किन नामों से जाना जाता है। तो महान हिमालय को, ठीक है, कई नामों से जाना जाता है, जिनमें से एक नाम है ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय को ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। क्यों ग्रेट हिमालय कहा जाता है? क्योंकि हिमालय पर्वतमाला की जो सबसे बड़ी श्रृंखला है, उस हिमालय को हम जानते हैं महान हिमालय के नाम से, क्योंकि यह श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है जो 2400 किलोमीटर विस्तार में फैली हुई है। इसलिए इस हिमालय को महान हिमालय नाम दिया जाता है। और इसी के साथ साथ इसे वृहद हिमालय भी कहा जाता है, वृहद हिमालय। अब वृहद हिमालय इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि
देखिए वृहद का मतलब होता है बड़ा, ग्रेट का मतलब होता है महान, और महान और इसके बाद साथ साथ इसकी बात करें तो ग्रेट हिमालय, वृहद हिमालय, और इसी के साथ साथ अन्य नाम की बात करें तो इसे दीर्घ हिमालय के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी? दीर्घ हिमालय। सभी का नाम एक ही है, ठीक है, दीर्घ हिमालय। इसे दीर्घ हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारा हिमालय पर्वतमाला है। हिमालय पर्वतमाला का आप देख सकते हैं कि ये जो भाग है आपका, इसे बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं जी? ट्रांस हिमालय। यानी हिमालय का वह हिस्सा जो हमें दिखाई ना दे, हिमालय का एक ऐसा हिस्सा जो हमें दिखे ना और जिसको हमें देखने के लिए पार जाना हो, उसे हम ट्रांस हिमालय की संज्ञा देते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूँ, मेरा यह मोबाइल है और मोबाइल का आपको केवल बैक वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ना कि इसकी डिस्प्ले। आपको डिस्प्ले देखने के लिए क्या करना होगा कि ये इसको आपको इधर आना पड़ेगा, तो इसके जो पीछे वाला हिस्सा है यही आपका ट्रांस हिमालय यानी ट्रांस वाला भाग है जो हमारा पीछे की ओर है, जिसको पार बोलते हैं, पार हिमालय। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय है। इसके नीचे अगर आप जाएंगे तो ट्रांस हिमालय के नीचे आपको मिलेगी एक श्रृंखला जिसे महान हिमालय श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय। अब ये तो था हमारा इसका नाम कि नाम कैसे रखा गया, इसका क्यों इसका नाम पड़ा, तो अब हम बात करेंगे आगे इसके नाम के साथ साथ हम इसके विस्तार की। इसकी बात करेंगे जी, विस्तार की। महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो मेरे भाइयों और साथियों मैं बताना चाहूँगा कि महान हिमालय का जो विस्तार है, आप इमेज में देख सकते हो कि महान हिमालय का जो विस्तार पाया जाता है वो पाकिस्तान के पूरब से, ये वाला हिस्सा आपको देख सकते हैं, ये पूरब वाला हिस्सा है, पाकिस्तान के पूर्वी वाला हिस्सा है ये वाला। ठीक है, और ये क्या है यहाँ आप देख सकते हैं, तो इधर क्या पड़ता है? म्यांमार। क्या पड़ता है जी? म्यांमार पड़ता है। तो इधर पूर्वी पाकिस्तान है और इधर म्यांमार है, तो हम क्या कहेंगे कि सबसे पहले हम विस्तार में क्षेत्रीय विस्तार देखेंगे कि इसका क्षेत्रीय विस्तार कितना है। क्षेत्रीय विस्तार कितना होगा, तो महान हिमालय का जो क्षेत्रीय विस्तार है वो कितना है, हो जाएगा आपका पाकिस्तान के पूरब से, पाक के पूरब से म्यांमार तक। कहाँ तक है जी? म्यांमार तक। म्यांमार के पश्चिमी हिस्से तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो पाकिस्तान के पूरब से लेकर के म्यांमार तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसे ही कहते हैं महान हिमालय। सामान्यतः इसकी लंबाई की बात करें तो भाई साहब इसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई है इसकी, इस हिमालय की जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। कितना है जी? 2400 किलोमीटर है। यानी महान हिमालय की जो लंबाई पाई जाती है वो 2400 किलोमीटर पाई जाती है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करें कि सामान्यतः इसकी चौड़ाई कितनी है, तो भाई साहब याद रखना इसकी चौड़ाई जो है कितना है, वो है इसकी 25 किलोमीटर। कितना है जी? 25 किलोमीटर। यानी महान हिमालय की जो चौड़ाई पाई जाती है वो 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। वहीं महान हिमालय की ऊंचाई की बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो महान हिमालय की जो ऊंचाई है, आप कहोगे जी बताइए कितनी हिमालय की ऊंचाई है, तो महान हिमालय की जो ऊंचाई है उसमें दो प्रकार की ऊंचाई आती है। एक होती है इसकी सामान्य ऊंचाई, कौन सी होती है? सामान्य। एक होती है इसकी औसत। ठीक है, तो महान हिमालय की जो सामान्य ऊंचाई है, यानी ये हिमालय की वह ऊंचाई आती है कि जहां पर महान हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला की बात करें तो आपको पता है कि महान हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है जी? माउंट एवरेस्ट। तो महान हिमालय की सबसे ऊंची श्रृंखला, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो 8850 मीटर के आसपास है। पहले अब आप कहोगे जी यहाँ पर आपने गलत बता दिया, ये 8848 मीटर या 8849 मीटर है। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ भी एग्री हूँ, लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो इसका ऐसा माना जाता है कि महान हिमालय की जो श्रृंखला है, जिसे हम कहते हैं माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय का जो सबसे ऊंचा शिखर है, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, जो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, दो देश की सीमाओं पर स्थित है, इसके शिखर की जो ऊंचाई है वो 8850 मीटर यानी 2 मीटर बढ़ चुकी है। और इसलिए इसकी जो ऊंचाई को लेकर के हम बात करते हैं तो 8850 मीटर है इसकी सामान्य ऊंचाई।
वहीं इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो विश्व की 10 सबसे ऊंची ऊंची चोटियां महान हिमालय के अंतर्गत आती हैं, और इसलिए यहाँ पर इसकी औसत निकाला जाए तो इसका औसत जो आएगा वो 6100 मीटर के आसपास आएगा। तो औसत कितना हो जाएगा जी? 6100 मीटर इसका औसत हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 6100 मीटर। तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई इसकी 6100 मीटर हो जाएगी। वहीं इसके क्षेत्रफल की बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है जी? एरिया बताइए हमें सर, एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया की बात करें तो भाई साहब देखिए, एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर महान हिमालय का एरिया आता है। क्षेत्रफल जो आता है वो 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल फैला हुआ है। एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि मैं महान हिमालय इसका नाम, इसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, बृहद हिमालय भी कहते हैं, दीर्घ हिमालय भी कहते हैं। और इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार कितना है? क्षेत्रीय विस्तार की बात करें तो पाकिस्तान के पूरब से लेकर के म्यांमार तक इसकी लंबाई सामान्यतः 2400 किलोमीटर है। कितना है जी? 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। वहीं चौड़ाई की बात करें तो महान हिमालय की जो चौड़ाई है वो 25 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो सामान्यतः इसकी 2 ऊंचाई आती हैं। एक माउंट एवरेस्ट के बराबर 8850 मीटर और औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ठीक है, एरिया 5 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट कर लीजिए। इतना मैं थोड़ा सा पानी ले लेता हूँ, पानी ग्रहण, जल ग्रहण कर लेता हूँ। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, चाहे तो आप इसको नोट कर लें। इतने जितने मैं पानी पी करके आता हूँ आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं यहीं पर है, ये रखा है यहाँ पे, थोड़ा सा इधर गिलास साइड में है, मैं वहीं पानी पीता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे आपको इसे कराता हूँ। चलिए, ठीक है, आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ रहा होगा। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके हमें बता दें, जिससे कि हमारा हौसला और बढ़ जाए, हमारी टीम का हौसला और बढ़ जाए। और मैं फिर आपसे फिर से कहना चाह रहा हूं कि देखिए, अगर आप सोच रहे हो कि वन लाइनर से आपका काम हो जाएगा, आप इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए कि वन लाइनर का ज़माना अब नहीं रहा है। वनडे एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हो तो वहां भी आपको थ्योरेटिकल पढ़ के जाना ही होगा मेरे भाई। कंपटीशन इतना हाई हो गया है, एक वैकेंसी को भरने के लिए कम से कम 100 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। और उस 100 ऐसा तो नहीं है कि उस एक वैकेंसी पे 100 के 100 सेलेक्ट हों, नहीं होगा ऐसा। क्योंकि वहां पर कितने सेलेक्ट होंगे? केवल एक सेलेक्ट होगा और 99 वहां से बाहर निकल कर आएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि बेरोजगारी का आलम इतना है कि एक वैकेंसी भरने के लिए कम से कम हमें 100 स्टूडेंटों की आवश्यकता हो रही है। यानी कहना का मतलब है कि 100 स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो सोचिए कि कितना कंपटीशन हाई हो गया है। अगर आप सोच रहे हो, देखिए हमारे सब्सक्राइबर देख करके आप लोग जा रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप चले जाइए, लेकिन मेरे आप एक बार वीडियो को देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इसी चैनल से जुड़ रहिए, लेकिन आप एक बार वीडियो अवश्य देखिए। आपको अगर लगे कि हमारे लायक है वीडियो तो आप चैनल के साथ बने रहें, अन्यथा आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सर, क्योंकि देखिए हम आप ही के लिए वीडियो डाल रहे हैं, आप के लिए वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन हाँ कि आप बताइए उसको। देखिए हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप बताइए हमें कमेंट करके कि यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं, हमारी समझ नहीं आया, आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर रह करके चैनल पर हम ही आप ही के लिए मेहनत कर रहे हैं। और हमारे सब्सक्राइबर देख करके आप लोग लौट के मत जाइए। मेहनत कहते हैं कि जो सेंटर अभी हाल ही में स्टार्ट करते हैं वो ज़्यादा जी जान लगा देते हैं, शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा ही मान लीजिए कि हम भी पूरा जी जान लगा रहे हैं। ठीक है, और पूरी तरीके से आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। और मैं कह रहा हूँ कि आप कहीं भी तैयारी कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप तैयारी कीजिए, आप एक ही चैनल से आप जुड़ जाइए, वहाँ पर रहिए। और वीडियो ऐसा मत कीजिए कि 20 मिनट की वीडियो है, आपने 2 मिनट देखा और 2 मिनट में कोई डिसाइड नहीं होता है मेरे भाई।
20 मिनट की आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे तभी आप किसी दूसरे को बताइए, अन्यथा आप छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूँ ये इसका विस्तार को लेकर के, क्योंकि देखिए यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है कि महान हिमालय की औसत ऊंचाई क्या है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है। महान हिमालय की सामान्य ऊंचाई पूछ लेता है कि इस महान हिमालय के अंतर्गत जो माउंट एवरेस्ट आती है इसकी ऊंचाई कितनी है। अब 8,850 मीटर पे आप विवाद मत खड़ा कर देना, क्योंकि 8,849 मीटर भी है, 8,850 मीटर भी है, 8,848 अब ना रहा। ठीक है, चलिए चलें आगे। अब पढ़ते हैं हम कि महान हिमालय के अंतर्गत जो चीजें आती हैं, कि जैसे इसकी कुछ प्रमुख चट्टानें आती हैं। महान हिमालय की प्रमुख चट्टानें कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में। महान हिमालय की कुछ प्रमुख चट्टानें हैं, कौन कौन सी हैं देखिए। महान हिमालय की प्रमुख चट्टानें हैं, इन प्रमुख चट्टानों की बात करें, प्रमुख चट्टानें। ठीक है, अभी आप शायद हो सकता है कि आपको अभी अहमियत पता नहीं चल रही हो इन क्लासों की, आने वाले समय में हो सकता है कि आपको इन क्लासों की अहमियत समझ आए। ठीक है, चलिए तो इसके अंतर्गत जो चट्टानें प्रमुख आती हैं, तो इसमें 3 प्रमुख चट्टानें आती हैं। एक चट्टान को हम कहते हैं, जिसे जानते हैं आग्नेय चट्टान, एक चट्टान को हम बोलते हैं परिवर्तित चट्टान, और एक को बोलते हैं हम आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आग्नेय क्रम की चट्टानें, आग्नेय चट्टानें, आग्नेय चट्टान जो होती है, आग्नेय चट्टान। दूसरा है, ठीक है, परिवर्तित क्रम की चट्टानें, परिवर्तित चट्टानें। और भाई साहब तीसरा जो है उसे बोलते हैं हम आर्कियन क्रम की चट्टानें। क्या बोलते हैं जी, आर्कियन क्रम। तो 3 प्रकार की हमारी चट्टानें इसमें पाई जाती हैं, जिनमें से आग्नेय चट्टानें पाई जाती है, परिवर्तित चट्टानें पाई जाती हैं, और इसी के साथ साथ इसमें आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार भी पाया जाता है। और इस परिवर्तित चट्टानों की हम बात करें तो इसकी हम विशेष तौर पर देख लें कि इसमें कौन कौन सी 3 प्रमुख चट्टानें आती हैं। तो परिवर्तित चट्टानों में ग्रेनाइट आता है, शिस्ट आता है, और इसी के साथ साथ नीस भी आता है। तो ग्रेनाइट आता है इसके परिवर्तित चट्टानों में, ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट आता है, ग्रेनाइट आता है, शिस्ट आता है, ठीक है, शिस्ट आता है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आता है नीस। 3 प्रकार की ये प्रमुख चट्टानें होती हैं परिवर्तित चट्टानें। परिवर्तित चट्टानें ऐसी चट्टानें होती हैं जो अपना रूप स्वरूप बदल लेती हैं, उन्हें परिवर्तित चट्टानें कहते हैं। आग्नेय चट्टानें जो लावा के उद्भेदन के कारण जो चट्टानें बनती हैं, या पृथ्वी के अंदर ऐसी चट्टानें जिन जो ज्वालामुखी के उद्भेदन के कारण ना हुआ हो, और पृथ्वी के अंदर ही उनका अंदर ही वो ठंडी हो गई हो, और इस प्रकार की चट्टानें जो होती हैं उन्हें आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, चलिए तो 3 प्रमुख चट्टानें होती हैं, आग्नेय क्रम, परिवर्तित क्रम, आर्कियन क्रम की चट्टानें, ग्रेनाइट, शिस्ट और नीच। इसमें परिवर्तित में 3 प्रमुख चट्टानें पाई जाती हैं। चलिए आगे बात करें कि इसके प्रमुख विशेषताओं को लेकर के हम बात करें कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। तो देखिए विशेषताओं में हम देख लेते हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं। विशेषताएं, विशेषताएं क्या क्या, देखिए इस क्षेत्र में यानी हिमालय के अंतर्गत वर्षा कम होती है, ये इसकी प्रमुख कम विशेषता है। वर्षा का कम होना, ठीक है, अपर्दन का कम होना, अपर्दन आप जानते हैं अपर्दन क्या होता है, और इसी के साथ साथ वनों का अभाव, ठीक है, वनों की मात्रा में कमी, वनों की मात्रा कम पाई जाती है इसके अंतर्गत। देखिए कैसे, अब वर्षा इस क्षेत्र में कम होती है क्योंकि यह पूरा क्षेत्र वर्ष भर बर्फ से ढका होता है। इस क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो हिम वर्षा के रूप में होता है, इसके रूप में हिम वर्षा के रूप में वो होता है, याद रखना। और इसी के साथ साथ अगर अपर्दन की बात करें तो अपर्दन कम होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी, अपर्दन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना। अपर्दन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी का कटाव होता है, और इस क्षेत्र में मिट्टी का कटाव बहुत कम होता है क्योंकि नदियां ज्यादा अपर्दन नहीं करती हैं, क्योंकि यह एरिया पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, आप कहोगे कि आज इस तरीके से क्यों आप बोल रहे हो, तो देखिए वह कहना ना तो एनर्जी डाउन है, बिल्कुल कतई। वनों की मात्रा कम होना, वनों की मात्रा कम होना यानी वन इस पे कम पाए जाते हैं, और वन जो पाए जाते हैं इसमें वो शंकुधारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं जी, शंकुधारी वन।
शंकुधारी वन इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि शंकुधारी वन इसलिए पाए जाते हैं यहाँ पे क्योंकि इस यहाँ पर ये एरिया में पूरे वर्ष भर बर्फ पड़ती रहती है, और इस कारण जब बर्फ इन पे पड़ती है तो इन पत्तियां इनकी ढलानदार होती हैं और ये ऊपर से इस तरीके से होते हैं ढलानदार। जैसे ही बर्फ इन पे पड़ी तो नीचे की ओर इसको बर्फ को डाल देते हैं, ठीक है, नीचे की ओर बर्फ को डाल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर शंकुधारी वन यानी शंकुधारी वृक्षों का ज्यादातर मात्रा पाई जाती है और इनकी ऊंचाई सामान्यतः 5000 मीटर तक है। ठीक है, चलें आगे। ये हो गया आपका, आप फिर से देख लीजिए एक बार, चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसकी एक चीज और लिख लीजिए कि इसमें कश्मीर घाटी पड़ती है। कौन सी घाटी पड़ती है? कश्मीर घाटी पड़ती है, जो लघु हिमालय तथा महान हिमालय को अलग करती है। तो कश्मीर घाटी इसकी एक विशेषता और है। विशेषता में बात करें तो इस विशेषता में पहले जो आता है कि कश्मीर घाटी, इस क्षेत्र में एक कश्मीर घाटी पड़ती है जी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी करती क्या है कि ये लघु हिमालय, लघु व मध्य हिमालय को अलग करती है, या कह सकते हैं कि आप ये जोड़ती है। तो यह है अलग करती है लघु हिमालय और महान हिमालय, दोनों को अलग करने का कार्य करती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने मध्य लिख दिया, दोनों एक ही हैं, लघु व मध्य दोनों एक ही हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा एक कर दिया है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यह किसको करती है? लघु व महान। लघु व महान हिमालय को अलग करती है, अलग करती है, जिसे बोलते हैं हम कश्मीर घाटी को अलग करती है कश्मीर घाटी। आइए जानते हैं महान हिमालय की 10 सबसे ऊंची ऊंची प्रमुख चोटियों के बारे में। ठीक है, कौन कौन सी हैं देखिए, आइए मैं दिखा देता हूं आपको। आप एक दो शब्द याद रखिए, मैंने कल भी मैं बताया था इसको लेकर के, ऑफलाइन में मैंने बताया था कि आप दो शब्द याद रखिए, कंधा मकान। ठीक है, कंधा मकान। अब देखिए कैसे कैसे हो जाएगा आपका, यहाँ पे पड़ता है आपका कामेत। ये क्या है? ये जो शिखर है इसका नाम है कामेत। क्या है जी? कामेत। ठीक है, न से हो जाएगा, यहाँ पे पड़ता है नंदा देवी। क्या है जी? ये है नंदा देवी, महान हिमालय के अंतर्गत आ रहा है। ध से हो जाएगा धौलागिरा हीरा, और ठीक है आ से हो जाएगा अन्नपूर्णा। ठीक है, आ से हो जाएगा, देखिए यहाँ पे मैं से हो जाएगा, यहाँ पे पड़ती है एक श्रृंखला, इसे बोलते हैं हम मनसालू। क्या बोलते हैं जी? मनसालू। ठीक है, मैं से मनसालू हो जाएगा, मैं से माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं से मनसालू और मैं से माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, और एक और है मैं से, जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, मकालू। तो मैं से 3 आ गए आपके माउंट एवरेस्ट। ठीक है, मैं से मनसालू, मैं से मकालू, मैं से माउंट एवरेस्ट, ये तीनों में से आ जाएंगे। और देखिए कैसे हो जाएगा कंचनजंगा। कैसे हो जाएगा कंचनजंगा? ठीक है, और आ से हो जाएगा भाई साहब आपके, न से हो जाएगा, ठीक है, नंगा, यहाँ पे नामचा बरवा, यहाँ पे हो जाएगा नामचा बरवा। तो ये शिखर है नामचा बरवा, नामचा बरवा। ये नामचा बरवा ये अरुणाचल प्रदेश। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हिमालय पर्वतमाला का सबसे पूर्वी शिखर कौन सा है जो हिमालय पर्वतमाला की महान हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो वो क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। आपसे पूछा जाए कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि नामचा बरवा पर्वत के पास में कौन सी नदी प्रवेश करती है भारत में, तो आप याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है ब्रह्मपुत्र नदी की। ये प्रवेश करती है नामचा बरवा पर्वत के शिखर के पास, और यहाँ से इसे पीछे पीछे जो भी आती है इसका नाम होता है दिहांग नदी। ठीक है, सॉरी सांगपो नदी कहते हैं इसे, तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से इसे जाना जाता है, और उसके बाद ये आगे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से पहचानी जाती है। आइए इनकी ऊंचाई को बात कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कामेत, 7756 मीटर। कितना है जी? 7756 मीटर आपके ऊंचाई पड़ती है किसकी? कामेत शिखर की जो ऊंचाई है इसको कहते हैं 7756 मीटर। और दूसरा आता है आपका नंदा देवी 7816 मीटर। कितना है?
7,816 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है। धौलागिरी की बात करें तो धौलागिरी जो शिखर आता है इसकी 8,167 मीटर इसकी ऊंचाई है। 8,167 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऊंचाई पूछ लेता कभी कभी, याद रखना, पूछता कभी कभी नहीं पूछता ये ऊंचाई। उसके बाद हम अन्नपूर्णा चोटी की बात करें तो अन्नपूर्णा चोटी की जो ऊंचाई है वह 8,126 मीटर। 8,126 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? अन्नपूर्णा की। मनसालू की बात करें तो 8,163 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आपको पता है माउंट एवरेस्ट शिखर की वर्तमान ऊंचाई 8,850 मीटर के आसपास। ठीक है जी, 8,850 मीटर के आसपास है आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। और आगे बात करें हम इसकी कि माउंट एवरेस्ट के बाद जो आता है मकालू 8,849 मीटर आता है। 8,849 मीटर। ठीक है, 8,849 नहीं है इसका, 8,849 तो उसी का ही है। ठीक है, 8,850 मीटर। ठीक है। मकालू की बात करें तो मकालू जो श्रेणी आती है मकालू की है 8,000। ठीक है, 8,400 यानी लगभग 8,700। ठीक है, 49 मीटर है इसकी। 8,749 मीटर, 8,749 मीटर इसकी शायद ऊंचाई है इसकी। ठीक है, 8,000। ठीक है, वहीं कंचनजंगा की बात करें तो 8,008। ठीक है, 8,500। ठीक है, 8,000। ठीक है, मकालू की इतनी नहीं है शायद, मकालू की है 7,849 मीटर के आसपास है शायद लगभग। कंचनजंगा की बात करें तो 8,598 मीटर इसकी आती है। ठीक है, और भैया नामचा बरवा की बात करें मैं नामचा बरवा की बात करें तो नामचा बरवा जो शिखर है, ठीक है, नामचा बरवा, ठीक है, जिसकी है लगभग आपके 7,000। ठीक है, लगभग इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी आती है 7,782 मीटर नामचा बरवा की। ठीक है, 7,782 मीटर इसकी ऊंचाई आती है नामचा बरवा की। ठीक है, याद रखना 7,782 मीटर। और मैम हमें छुप छुप के देख रही हैं, वो थोड़ा सा पानी पी रही है वहाँ पे। ठीक है, और पानी पीते पीते वो ठीक है क्लास देख रही हैं वो भी, उनकी भी क्लास जल्दी लगने वाली है अभी फिलहाल, याद रखना। तो चलिए 7,782 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब जान लेते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा विशेष है कि जिसके विषय में हम जानते हैं, और जानते तो हैं पढ़ते भी हैं लेकिन इतना नहीं पता। देखिए, ये आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सागर माथा। ठीक है, नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये दो देशों की सीमाओं पर स्थित है, एक तिब्बत है और दूसरा आपका नेपाल पड़ता है। तो तिब्बत और नेपाल की सीमा पर स्थित है माउंट एवरेस्ट, और ये इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर है। याद रखना 8,850 मीटर है। ठीक है, चले आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, नामचा बरवा 7,756 के मीटर के आसपास है कुल इसकी लंबाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 56 कर लीजिए, 7,756 मीटर। ठीक है, और मकालू की बात करें तो 8,485 मीटर है इसका, 8,485 मीटर। ये 7,000 नहीं, 8,485 मीटर। मैं कह नहीं रहा था इसमें थोड़ा सा, 8,485 मीटर इसकी ऊंचाई है मकालू की। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे ऊंचे ऊंचे शिखर थे, भारत के महान हिमालय श्रेणी के अंतर्गत हैं, महान हिमालय पर्वतमाला जो आपके चल रहा था। ठीक है, और आज स्वास्थ्य खराब भी है, आपको पता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो आज अच्छी लगी होगी, लेकिन आज मैं बस पढ़ा ही रहा हूँ क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के कारण सही से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है। ठीक है, और जब दिल से कोई चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आपको पता है कि मैं धीमे धीमे बोल भी रहा हूँ आज, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास आज अच्छी लगी होगी। थोड़ा लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। ठीक है, चलिए।